अपने प्लस टू करने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को घर से पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। कंटेंट में हमने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे ध्यान दिया और प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। ये जो 25% है 20% है, वहाँ पे मेरे को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसको क्या करता, बार बार वीक एरिया में नोट डाउन करके रख लेता था। ठीक है, और उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा काम करता था। सुबह ऐसे मान लीजिए कि जग गए सुबह 4 साढ़े 4 बजे, 4 बजे जग जाते हैं और वहाँ से स्टैटिक पोर्शन लूसेंट सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 महीना लगेगा। उसके बाद ना आप हर वीक एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया करें। हर वीक हाइप्ड चीज मत बनाइए कि ये सिलेक्शन होना इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इतने सारे एग्जाम्स नहीं इजीली क्रैक कर पाते। स्वागत है आप सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ देवप्रिय सर हैं। देवप्रिय सर ने बहुत सारे एग्जाम क्रैक कर रखा है। मतलब मैं एक बहुत ही लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट लेके मैं बैठा हूँ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी मैं बता पाऊँ कितना सर ने एग्जाम क्रैक कर रखा है वर्बली। तो इसलिए मैंने ये ले रखा है, आपको बता रहा हूँ मैं। SC CGL एग्जाम 2 टाइम्स, IBPS PO 2 टाइम्स, UPSC CDS एग्जाम रिटन 4 टाइम्स, SBI PO, SSC FCI, LIC ADO, LIC HFL, EPFO एग्जाम, एग्जिम बैंक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, PNB MT ऑफिसर, PNB क्लर्क और DSSB एग्जाम फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, जो ये DSSB का सर का एग्जाम क्रैक किया है इन्होंने। सर अभी इस पे पोस्टेड है, इस पे सर अभी सेवाएं दे रहे हैं। सर कोई छूटा नहीं है ना? तो सर से हम जानेंगे कि एक तरीके से जो वनडे एग्जाम होते हैं SSC के रिगार्डिंग और जो PO होते हैं, क्लर्क का जो एग्जाम पेपर होता है, तो एक चीज़ें कैसे किसी इंसान के अंदर मतलब धीरे धीरे डेवलप होने लगती है, उनका माइंडसेट होने लगता है किसी इंसान का, क्योंकि हर एग्जाम क्रैक करते जाता है। और इसके अलावा सर ने मतलब BPSC में 2 बार मेंस भी लिखा है। तो सर से हम जानेंगे कि एक तरीके से क्या स्ट्रगल रहा है, बिना कोचिंग का सर ने किया है। तो उसी पर हम बात करेंगे कि आप लोग किसी एग्जाम को कैसे इतना ईजी बना सकते हो कि सारे एग्जाम आपको एक तरीके से हलवा की तरह लगे। तो सर सबसे पहले आपको अपने चैनल पर आमंत्रित करता हूँ, और सर आपने समय निकाला इसके लिए शुक्रिया। सर ब्रीफली अपने बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच कि आपने अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी है। अपने बारे में मेरी जो शिक्षा हुई है, ग्रेजुएशन वगैरह, ये सब कुछ बिहार से ही हुई है। भागलपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का। सर फैमिली बैकग्राउंड की बात करी जाए, जैसे कि हम इंटरव्यू शूट करने से पहले बात कर रहे थे कि आपके पिताजी बहुत ही मतलब एक सिंपल सा स्कूल में टीचर रहे थे। थोड़ा सा बताएंगे उस समय की कंडीशन क्या थी और थोड़ा मनी कंस्टेंट वगैरह लाइफ में आपने फील किया था? देखिए, एज सच इतना फिनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं था। ठीक है, फादर स्कूल टीचर थे, लेकिन मैंने अपने प्लस टू करने के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे को घर से पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और जो भी अर्निंग्स थी उसके मैं अपना फॉर्म और अपनी पढ़ाई का खर्च वगैरह, और पढ़ाई का खर्च तो बेयर मिनिमम था। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट कॉलेज से हार्डली 10-15 हज़ार रुपये तक की फ़ीस शायद लगी होगी, क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक की। इतनी ज़्यादा हाई फ़ी नहीं थी अपने यहाँ। और सिंपल सी फैमिली हमारी, फादर स्कूल टीचर थे और मम्मी होम मेकर। ओके सर, आज से SSC में या फिर रेलवे की बात करी जाए, बैंक में बात करी जाए, तो करोड़ों करोड़ों फॉर्म सर गिरते हैं। सर आप सब जब तैयारी करना स्टार्ट किए हैं तो डेट टाइम कोचिंग वगैरह क्या सीन रहा था आपकी लाइफ में, आपकी ये जर्नी में? और प्राइमरी जो कंटेंट वगैरह की बात करी जाए तो वो क्या रहे थे? देखिए, ऑनलाइन कोचिंग जो है हाल फिलहाल में ज़्यादा फ्लोरिश हुई है, मेरे को लगता है लास्ट 5-6 ईयर्स में बहुत ज़्यादा। और उस वक्त ऑफलाइन कोचिंग का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा था। अधिकतर बच्चे जो है पटना या फिर दिल्ली चले जाया करते थे प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैंने ऐसा किया नहीं था कुछ भी। ठीक है, मुंगेर से ही रहकर प्रीवियस ईयर्स पेपर लेकर पढ़ाई की थी। कोचिंग का रोल मेरी लाइफ में, मेरे प्रिपरेशन में कुछ ज़्यादा रहा नहीं है। मेरे ख्याल से बिना कोचिंग के भी लोग कर सकते हैं तैयारी, और आप जैसे यूट्यूब चैनल और बाकी इन सब प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी तैयारी आराम से की जा सकती है। सर कंटेंट की बात करेंगे हम कि क्या रिसोर्सेस वगैरह थे आपके, मतलब इससे कि SSC की हम बात कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट SSC की तरफ ज़्यादा मतलब वो होते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या मतलब रिसोर्स आपने फॉलो किया था? किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स लगाए थे मैंने, और 10 साल के जितने भी क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते थे हर सेक्शन के, वो सब के सब कई बार रिपीट कर दिए थे। और मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार तो ऐसा लगता था कि अच्छा क्वेश्चन ये है, एज इट इज़ उसका यही ऑप्शन होगा। और कभी कभी उसका ट्रिक जो है वो ऐसा लगता था कि दूसरे क्वेश्चंस में भी अप्लाई हो जाएंगे बहुत इजीली। तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन के दौरान कंटेंट में हमने ज़्यादातर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे ध्यान दिया और प्रैक्टिस पेपर और मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा किए सर। सर आपको ऐसा नहीं लगा कि हमें पटना या फिर दिल्ली जाके तैयारी करनी चाहिए? जैसे कि बहुत सारे मतलब ऐसे स्टूडेंट होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि हम यहाँ रह के नहीं कर सकते हैं।
फिर पटना आते हैं, दिल्ली आते हैं, इलाहाबाद, बड़े बड़े मतलब शहर में जाते हैं तैयारी करने के लिए। तो आपको कभी एहसास हुआ कि हमारी यहाँ मतलब जो ज़रूरत है, चाहे वो कंटेंट का स्तर पे हो, मटेरियल रिसोर्सेज का स्तर पे हो, या फिर गाइडलाइंस जो गाइडेंस है उसके स्तर पे हो, तो इसको कभी आपने एहसास नहीं किया? नहीं, पटना और दिल्ली जाने का ऐसा कुछ एहसास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जब प्रीवियस ईयर्स पेपर्स अटेम्प्ट करता था तो उसमें ऐसा लगता था कि 10 या 15% क्वेश्चन ही जो है, ठीक है, वो रह रहे हैं, ठीक है, बाकी तो बन जा रहे हैं, मतलब 80% तक या 75% तक बन जा रहे हैं। तो यानी ये जो 25% है, 20% है, वहाँ पे मेरे को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो उसको क्या करता, बार बार वीक एरिया में नोट डाउन करके रख लेता था, ठीक है, और उन्हीं पॉइंट्स पे ज़्यादा काम करता था, उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करता था, उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन ज़्यादा बार बनाता था। और कुछ जैसे कि करंट अफेयर्स है, जीके है, उसके लिए कुछ लूसेंट जीके जैसी बुक थी, ठीक है, ये सब रेफर करता था। तो खुद से बैठकर उसको रिवाइज करता रहता था और चेक कर लेता था मॉक टेस्ट बना बना के। तो कभी लगा नहीं कि हाँ पटना या दिल्ली जाने के बाद ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कभी गया नहीं मैं कभी कुछ। सर पढ़ाई के दिनों में मतलब क्या टाइम टेबल हुआ करता था, कितने घंटे मतलब पढ़ाई करते थे अपने प्रिपरेशन के दिनों में? ये ट्यूशन पढ़ाना था और पढ़ना था, तो पढ़ाने में करीब 7 आवर्स के आसपास जाता था और इतना ही लगभग मैं पढ़ने के लिए भी निकाल लेता था खुद से। तो लगभग मेरे ख्याल से 12 से 14 आवर्स डेली पढ़ाई कर लेता था जब नौकरी नहीं थी तब। जब नौकरी थी तो नौकरी के साथ मतलब जैसे अब पढ़ना होता है तो 7 घंटे के करीब एवरेज टाइम निकालता हूँ। मतलब अभी 60 घंटे निकालते हैं? हाँ, सुबह ऐसे मान लीजिए कि जग गए सुबह 4 साढ़े 4 बजे, 4 बजे जग जाते हैं। हाँ, और वहाँ से आप 3.5-4 घंटा निकाला आपने, फिर ऑफिस आके आपने थोड़ा रिलैक्स किया, रिफ्रेशमेंट ली, थोड़ा रिलैक्स किया, और फिर बाद में जो है आप दोबारा 2 से 3 घंटे वहाँ निकाल लेते हैं, 4 घंटे। इस तरह से टाइम एवरेज 7 घंटा निकल जाता है। अब पहले 7 घंटा नहीं बल्कि पहले ज़्यादा टाइम देता था, तब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी थी। सर अब जो मतलब इस समय का जो डिजिटल मतलब एरा है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मतलब कंटेंट मटेरियल्स चीज़ें आपको सब्जेक्ट्स जो है कि मतलब इंटरनेट में मिल जाते होंगे, तो आप भी उसे हो सकता है कि यूज करते होंगे। लेकिन हम एसएससी के रिगार्डिंग पूछेंगे और बैंकिंग वगैरह के रिगार्डिंग, तो आपकी नज़र में ऐसा कुछ मतलब है तो आप बताइए कहाँ से वो मतलब कंटेंट वो फॉलो करें। देखिए, ऑनलाइन कंटेंट्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप सबसे पहले जहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाता है ना, और वो भी टाइम फॉर्मेट में, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चंस हैं, और आपको एग्ज़ाम जैसा सिमुलेशन मिल जाता है। जैसे आप कभी किसी प्रैक्टिस टेस्ट में या फिर मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं ना ऑनलाइन, वैसे ही आपको अगर कोई टेस्ट मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी, ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है, डिफरेंट साइट्स पे आप गूगल करेंगे आ जाता है इन्फॉर्मेशन। तो आप उस पर अटेम्प्ट ले लीजिए एट फ्री ऑफ कॉस्ट, और सबसे पहले आप चेक करिए कि हाँ ठीक है, हमारा कौन सा सेक्शन में किस तरह का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अटेम्प्ट करें, पहले वो करिए और उसके बाद जो फ्री मॉक टेस्ट है वो लगाइए। जी सर, जो एसएससी का जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और सर जीके है, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और स्टूडेंट भी बेसिकली यही जानना चाहेंगे आपसे कि जो कंटेंट उसका है, जो बुक लिस्ट आपने फॉलो किया था, टू द पॉइंट आप बताइए सब्जेक्ट वाइज। जैसे मैथ्स है, मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर्स पेपर किया था, अरिहंत के मॉक टेस्ट बनाए थे, और उसके बाद रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए तो सिर्फ किरण का ही किया था क्योंकि रीजनिंग काफ़ी कंपैरेटिवली इजी होते हैं बैंक के कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे तो एसएससी में रीजनिंग काफ़ी इजी होता है, तो आप 100% स्कोर इजीली कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर कहीं सीक्वेंस वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, सीरीज वाला, वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी पजल वगैरह भी बहुत सिंपल होता है बैंक के कंपैरिजन में। तो आप जो है किसी भी मॉक टेस्ट को या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अगर आप लगाते हैं, काफ़ी होगा इतना रीजनिंग के लिए। अब बात रही जीके की, तो जीके 2 भाग में स्प्लिट हो गया। एक तो जो स्टैटिक पोर्शन है, दूसरा करंट अफेयर्स है। स्टैटिक पोर्शन लूसेंट सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर बहुत है तो आप प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है एसएससी सीजीएल के देख लीजिए, यूपीएससी सीडीएस के देख लीजिए, और सीएपीएफ के देख लीजिए, 1 लाइनर टाइप, ठीक है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक स्पीडी की किताब आती है, ठीक है, रेलवे के लिए आती है, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप उसको देख सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम से तो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वो बुक अवेलेबल है नहीं। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर्स पेपर जो है, ठीक है, आप बाकी एसएससी सीजीएल के, रेलवेज के, वो किसी इंग्लिश मीडियम वाली बुक से आप उसको क्वेश्चंस को करिए, क्योंकि वो 1 लाइनर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आते हैं। स्टैटिक पोर्शन आपका क्लियर करेंगे। और जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसके लिए मैं 2 रिकमेंड करूँगा। एक तो है स्पीडी और दूसरा आपका जीके टुडे है, ठीक है। ये दोनों आपको काफ़ी करंट अफेयर्स बिल्डअप करने में मदद करेगा।
ओके दोस्तों, घर बैठे आपको यूपीएससी पीसीएस की ऑल मटेरियल्स चाहिए, लाइक ऑल स्टैंडर्ड बुक्स, ऑल नोट्स लाइक डिस्ट्री विजन, वाजीराम ईटीसी, एनसीईआरटी बुक्स, ओल्ड न्यू एनसीईआरटी, मिक्स एनसीईआरटी, तो दिल्ली के आप राजेश बुक स्टोर से मंगा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉल करके। थैंक यू सर। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी आज के समय में प्रॉब्लम है वो है कि मतलब कमेंट में भी लिखते हैं लोग, हम मतलब जितने आईएएस आईपीएस बीपीएससी टॉपर एसएससी टॉपर्स के हमने इंटरव्यू कराया सर, आपके इसे एक दो लोगों का भी इंटरव्यू किया जो 15 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है पढ़ा हुआ, मतलब याद नहीं हो रहा है। भैया हम क्या करें? जाइए तो पूछिए कि याद करने का तरीका क्या है, कुछ फार्मूला वगैरह है तो बताइए। देखिए, याद करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, और याद करने के लिए माइंड को प्रेशराइज भी मत कीजिए, क्योंकि जो है माइंड में ना, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर रहता है डाटा, ठीक है, और वो डाटा एग्जाम में आता ही है। हमें सिर्फ एक काम करना होता है, बार बार देखना, जिसको आप रिवीजन कहते हैं। ठीक है सर, पैटर्न क्या है? मेरा पैटर्न रहता है जैसे कि देखिए, पढ़ी हुई चीज़ें हैं सारी, ठीक है, लेकिन मैं फ्रेशर के लिए और जो रिपीटर्स हैं दोनों के लिए बता देता हूँ। फ्रेशर तो सबसे पहले अपना काम ये करिए कि 2 महीने में आप बेस बना लीजिए लुसेंट जीके से। 2 महीना, हाँ 2 महीना बहुत है, मतलब ठीक है, मैं 2 बार पढ़ के भी अगर इसीलिए आप पढ़ेंगे तो 2 महीना लगेगा। उसके बाद ना आप हर वीक एक सब्जेक्ट को रिवाइज किया करिए, हर वीक। जैसे इस हफ्ते जो है हिस्ट्री को रिवाइज किया है, अगले हफ्ते उसी सब्जेक्ट को, हाँ एक ही सब्जेक्ट को पूरे दिन, ठीक है, उसके पीछे लगे रहे, उसको खत्म करिए, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटी पे लगे, फिर आप ज्योग्राफी पे लगे, फिर हिस्ट्री पे लगे, ऐसे करके आप एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स है खत्म करिए। उसके बाद जो मिसलेनियस पोर्शन है उसको खत्म करिए। उसके बाद फिर से जीके का जो प्रीवियस ईयर्स पेपर है ना, एसएससी सीजीएल का हो, चाहे रेलवेज का हो, सीडीएस का हो, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितने सही हैं और कहाँ जो है आपका वीक एरिया क्या है। या फिर आप बीपीएससी वगैरह प्रीलिम्स का भी दे रहे हैं पेपर, वहाँ भी आप वही कीजिए, ठीक है। आप उसको दोबारा अटेम्प्ट करिए और देखिए कि क्या गलत हो रहा है। तो अगर कुछ गलत हो रहा है, इसका मतलब वो टॉपिक जो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, उसको आप फिर से रिवाइज करिए, और जरूर अपने वीक एरिया को तो जरूर नोट डाउन करके रखिए कहीं, कि ऐसे मान लीजिए दिल्ली सल्तनत का कोई टॉपिक है, नहीं हो पा रहा है क्लियर, मराठा युद्ध वगैरह याद नहीं हो पा रहा कुछ ऐसा, हाँ, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। सर लिखते भी थे आप पढ़ने के बाद ऐसा कुछ? मैं लिखता नहीं था, लेकिन हाँ हाईलाइट करता था अपनी बुक में ही, ठीक है, और पेपर में वैसे ही मैं लिखता था साथ में, ठीक है, कौन सा वीक एरिया है, कि अच्छा ये वीक एरिया, यही मैं एग्जाम से पहले अच्छे ढंग से देख कर जाऊंगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन मेरे गलत ना हो। हाँ सर, मतलब फाइनल में आपसे 2-3 बात पूछना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं सर, ऐसा टिप्स बताइए, आप कुछ ट्रिक्स बताइए, जैसे कि उनके लिए लगे कि हाँ ये मतलब पंच लाइन है सर की, बात हमें जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम क्रैक करना ना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है, एक लेवल अटेन हो जाता है, ठीक है, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, कोचिंग वगैरह या फिर इतना हाइप्ड चीज़ मत बनाइए कि ये सिलेक्शन होना इतना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग इतने सारे एग्जाम्स नहीं इजीली क्रैक कर पाते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचिए कि क्या आप प्रीवियस ईयर्स पेपर अच्छे ढंग से कर चुके हैं, क्या उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में कुछ ऐसे रहते हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो प्लीज़ आप उसको रीअटेम्प्ट करिए, आप अपने वीक एरिया को इंप्रूव करिए। एग्जाम तो अपने आप क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। और जब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते आप मत रुकिए, और किसी के द्वारा भी जो है ना, अगर आपको कोई रोकता है या फिर अगर कोई आपको डराता है किसी भी तरीके से, कोई भी, तो आप वो सब बंद कर दीजिए, अपने रूम में जाइए, बैठ कर पढ़िए, ठीक है, और माइंड एकदम रिफ्रेशिंग मोड में रखिए, हाईली एनर्जेटिक मोड में रखिए। डरने की कोई जरूरत नहीं, एग्जाम क्रैक होगा। ओके, थैंक यू सो मच देवप्रिय सर कि आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाला और आपसे मुझे बात करने का मौका मिला। तो दोस्तों, सर ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बताया है, और सर की अभी और जर्नी चल रही है, और इस वर्ष हम विश करते हैं आपके लिए सर, दुआ करते हैं कि इस बार जो बीपीएससी आपने दिया है 67 का, इसमें आप मेंस लिखें और बीपीएससी भवन के अंदर जाएं और फाइनलिस्ट में आपका नाम आए और प्रॉपर आप एसडीएम बनिए, जिससे आपके साथ एक बार और से मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सपोर्टिंग चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।